हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटी कन्वर्जेंट। तो क्या होता है एंटी कन्वर्जेंट? तो पहले इसको मोटा मोटा सा समझते हैं, फिर हम लोग डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो एंटी कन्वर्जेंट वो दवाएं होती हैं जो कन्वर्जन को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये क्या होता है कन्वर्जन? तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, यानी ये हमारे ब्रेन का एक डिसऑर्डर है जिसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर या जिसको ये दिक्कत आती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है इनवॉलेंटरी मूवमेंट होने लगता है। यानी वो नहीं चाहता फिर भी उसके हाथ पैर क्या होता है बहुत तेज़ी से झटके लगने लगते हैं उसमें, क्योंकि जब वो इम्पल्सेस रिलीज होते हैं तो वो क्या कराते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं। जब बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो फिर आदमी के हाथ पैर क्या होता है एकदम से चलने लगता है, झटके आने लग जाते हैं। और भी इसमें क्या होता है आदमी का बदन कांपने लग जाता है, आदमी क्या होता है अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी बेहोशी की तरह से एक उस पर तारी हो जाती है, यानी आदमी बेहोश हो जाता है किसी हद तक। अब ये जो कन्वर्जन है इसको हम लोग कई नाम से और भी जानते हैं, यानी कन्वर्जन को हम लोग एपिलेप्सी भी बोलते हैं और इसको सीजर भी बोलते हैं। समझ में आ रही बात? इस कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी भी बोलते हैं और इसको सीजर भी बोलते हैं। तो ऐसी दवाएं जो कन्वर्जन को ठीक करने के लिए आती हैं उसको बोल देंगे एंटी कन्वर्जेंट ड्रग या एंटी एपिलेप्टिक या एंटी सीजर। तो क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट कन्वर्जन आर कॉल्ड एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। ठीक है, वो दवाएं जो कन्वर्जन को ठीक करने के लिए यूज होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं एंटी कन्वर्जेंट भी बोलते हैं। या फिर यहाँ कन्वर्जन की जगह आप कर सकते हैं द ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट एपिलेप्सी। क्या बोलेंगे? एपिलेप्सी। ठीक है, एपिलेप्सी। तो भी आपका ये डेफिनेशन ठीक हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एपिलेप्सी की जगह आप सीजर अगर यूज़ कर देते हैं तब भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तीनों का माना तकरीबन एक ही है। ठीक है, तकरीबन इनके मीनिंग जो है वो सेम है। अब कन्वर्जन क्या होता है? तो कन्वर्जन इज ए नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, या आप कह सकते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर। ये एक दिमागी हमारा जो दिमाग है, जो मेंटल हमारा जो हमारा ब्रेन है उसका एक डिसऑर्डर है ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन सेल। जो हमारे ब्रेन सेल है उसके अंदर एबनॉर्मल यानी बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए क्या होता है एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल है वो डिस्टर्ब हो गया तो ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बहुत ज़्यादा उसमें बनने लग जाते हैं हमारे ब्रेन सेल के अंदर, तब ये दिक्कत आती है। तो उसमें क्या होता है इन दिस डिसऑर्डर में रिजल्ट इनवॉलंटरी मसल्स मूवमेंट। ठीक, तो हमारे मसल्स क्या इनवॉलंटरी, यानी आदमी जिसको हो रहा है वो चाहेगा नहीं तब भी उसमें मूवमेंट होने लग जाता है। ऐसे अनकंट्रोल्ड शेकिंग ऑफ द बॉडी, और उसकी बॉडी क्या होती है एकदम अनकंट्रोल तरीके से कांपने लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो बॉडी उसकी कंट्रोल में नहीं रहती, कांपने लग जाती है। अब इससे पहले कि हम लोग इसके मतलब क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ें, इसके इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ें, ये आपके सिलेबस में पूछा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि ये इसके जो टाइप्स हैं क्या कहते हैं कन्वर्जन के कई टाइप्स हैं। चूँकि जब आप इंडिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें दवाएं आती हैं कि ये इस टाइप की बीमारी को ठीक करने के लिए है या इस टाइप की कन्वर्जन को ठीक करने के लिए है। तब अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन समझ जाते हैं तो इंडिकेशन समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? तो ये 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 3 तरीके का होता है। एक होता है इसका जनरलाइज्ड, एक जो है कन्वर्जन वो होता है जनरलाइज, दूसरा होता है पार्शियल और तीसरा होता है स्टेटस। अब जो जनरलाइज्ड है उसमें क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस रिलीज हो रहे हैं एबनॉर्मल तरीके से वो पूरे ब्रेन से आते हैं, यानी हमारे ब्रेन के कई सारे लोब है ना, जैसे कि फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, तो ये जो सारे लोब हैं उस सब पूरे से जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रिलीज होते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड। और जब हमारे किसी एक लोब से, जैसे कि मान लीजिए पैराइटल लोब है, उससे अगर किसी एक लोब से क्या इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस रिलीज हो रहे हैं, यानी पूरे ब्रेन में डिसऑर्डर नहीं है, किसी एक एरिया में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल। और स्टेटस क्या होता है कि जब ये आदमी की जो कंडीशन है ना ये कन्वर्जन वाला, और इन दोनों में जो जनरलाइज्ड है और जो पैराइटल है इसमें जो टाइमिंग रहती है वो उसकी ये मतलब डिसऑर्डर की 1 से 2 मिनट 3 मिनट इतना ही रहती है, 1 से 2 मिनट। ठीक है, लेकिन जब वो कंटिन्यू बना रहे यानी 30 मिनट तक उससे ज़्यादा और आदमी उसमें क्या है बेहोश रहे कंटिन्यू, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस। तो सबसे पहले जो इसकी जो टाइप है
क्लासिफिकेशन है इसके सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है, वो है जनरलाइज्ड। क्या है, जनरलाइज्ड। अब ये क्या है, ये पूरे ब्रेन से आता है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसको हम लोग अब ये दो टाइप में और इसको बांटा जाता है, एक होता है टोनिक क्लोनिक। आप देखेंगे जब इंडिकेशन में तो उसमें आएगा कि ये जो दवा है, जैसे कि मान लीजिए डायजेपाम है, ये टोनिक क्लोनिक को ठीक करने के लिए आता है। तो आप कहेंगे कि हम तो सीजर पढ़ा है, ये टोनिक क्लोनिक क्या है? तो टोनिक क्लोनिक क्या है, इसका एक टाइप है, सब टाइप है किसका, जनरलाइज्ड कन्वर्जन का, ठीक। तो ये क्या होता है, दो भाग में बटा हुआ है, दो टाइप्स का होता है। कौन, जनरलाइज्ड एक होता है टोनिक क्लोनिक इसको बोलते हैं, ठीक। और दूसरा होता है पेटिमल। क्या होता है, पेटिमल। तो अब जो टोनिक क्लोनिक होता है ये बच्चों में नहीं होता, ये किस में होता है, बड़ों में होता है, इन एडल्ट, ठीक है। ये एडल्ट्स में होता है, बड़े लोगों में होता है। और इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियस। ये क्या होता है, इसमें आदमी का जो कॉन्शियस है, यानी आदमी के जो होश है, होश खो जाता है इसमें आदमी का, ठीक है। आदमी बेहोशी में चला जाता है। और क्या होता है, इसको ओरा होता है। ओरा का मतलब ये कि आदमी को ये लगता है कि कोई मुझे काबू कर रहा है, समझ रहे। जब ये दिक्कत होती है तो ऐसा लगेगा कोई उसके ऊपर सवार हो गया, उसको काबू कर रहा है, उसको इधर ले जा रहा है, गिरा रहा है, उसके हाथ पैर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, मूवमेंट करवा रहा है। तो ओरा होता है इसमें, ठीक। और दूसरा जो पेटिमल, ये बच्चों में होता है, ठीक है। किसमें होता है, चिल्ड्रेन में होता है। और इसमें भी क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, यानी इसमें भी बच्चा क्या है, बेहोशी में जाता है, ठीक। और स्पीच लेस हो जाता है, यानी उसके स्पीच भी मतलब वो बोल नहीं पाता है बच्चा, उसकी आवाज़ भी बंद हो जाती है। और ये जो है ना, ये 1 से 1 मिनट या 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड ऐसे ही रहता है, बहुत ज़्यादा देर तक ये वाला नहीं रहता है, ठीक। अब जो दूसरा है वो क्या है, पार्शियल। पार्शियल में यानी पूरे हमारे ब्रेन के सारे लोब में दिक्कत नहीं होती है, बल्कि किसी एक लोब में होती है दिक्कत, वहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्सन निकलते हैं। तो ये दो तरीके का है, एक है सिंपल और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक सिंपल है और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब सिंपल भी क्या होता है, ये भी 1 से 2 मिनट में रहता है, इतना ही रहता है ये भी। जैसे इसमें ना 1 से 2 मिनट, 1.5 मिनट, ऐसे ही जो ये सिंपल वाला है, पार्शियल वाले में जो सिंपल है, ये भी 1 से 2 मिनट तक रहता है। और इसमें क्या होता है, जो आदमी का पूरा मतलब पूरी बॉडी क्या होती है, अफेक्टेड नहीं होती है। ये सिंपल वाला है, इसमें आदमी की पूरी बॉडी अफेक्टेड नहीं होती है, बल्कि कुछ पार्ट्स मतलब अफेक्टेड होते हैं, कोई ऑर्गन अफेक्टेड होता है। जैसे कि मान लीजिए अंगूठा, जो पैर का अंगूठा है वो अफेक्टेड हो गया, या किसी का पैर नहीं काम कर रहा है, या हाथ नहीं काम कर रहा है, तो कोई एक हिस्सा उसका जो होता है, कोई एक पार्ट इसमें अफेक्टेड होता है। और क्या होता है, इसमें आदमी अनकॉन्शियस नहीं होता है, यानी होश में ही रहता है। समझ में आ रही बात, इसमें आदमी होश में रहता है। अब जो दूसरा है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो ये भी 1 से 2 मिनट रहता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आदमी कुछ अनयूजुअल काम करता है। इसमें क्या होता है, जैसे आदमी कुछ ऐसे काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए उसके मुंह में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुंह चलाएगा। जैसे गाय भैंस देखते हैं वो चलाती हैं, तो उनके मुंह में कुछ होता है, चूंकि वो जुगाली करते हैं, लेकिन ये आदमी जिसको दिक्कत होती है वो अपना मुंह चलाएगा। ऐसे ही इसको लगेगा कि कुछ निगल रहा है, वो निगलने जैसा वो करता है ना आदमी, स्वेलिंग जैसा, हालांकि कुछ है नहीं उसके मुंह में, फिर भी वो ऐसे करता है, मतलब चूंकि दिक्कत है उसको। और जो तीसरा वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस, ये क्या है, स्टेटस, ये तीसरा वाला क्या, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस। तो ये क्या होता है, ये 30 मिनट तक रहता है तकरीबन, यानी जैसे वो सब जो है वो 1 मिनट 2 मिनट तक रहते हैं, और ये क्या होता है 30 मिनट तक, 40 मिनट तक ये कंटिन्यू बना रहता है आदमी के साथ में, यानी बहुत तगड़ा इम्पल्सेस रिलीज होते हैं, और आदमी को इसमें रिकवरी का भी मौका नहीं मिलता है, यानी बेहोश हो गया तो बेहोश ही रहता है बड़ी लंबे समय तक। समझ में आ रही बात। तो ये होता है स्टेटस। तो ये 3 तरीके के हो गए आपके, क्या ये 3 तरीके के कन्वर्जन हो गए, या 3 तरीके की एपिलेप्सी हो गई। अब इसके हिसाब से आप जब दवाओं को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो हम लोग क्लासिफिकेशन, इसमें फार्माकोलॉजी में हम लोग दवाओं की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, न कि बीमारियों की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। और फार्माकोथेरापेटिक में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बीमारियों की खास तौर से, ठीक। तो अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है दवाओं की, तो वो क्या, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव, जैसे कि फेनिटोइन हो गया, ऐसे ही बारबिचुरेट, फेनोबारबिचुरेट, ऐसे ही गाबा ट्रांस अमाइनेज इनहिबिटर, तो सोडियम वेलप्रोएट इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही गाबा एगोनिस्ट, तो गाबापेंटिन। ऐसे ही बेंजोडाइजेपिन, आप ये पढ़ चुके हैं बेंजोडाइजेपिन के बारे में, जैसे डायजेपाम, क्लोनाजेपाम, कई सारे हैं इसके, पाम निट्राजेपाम, अल्प्राजोलाम। ऐसे ही छठा एक क्लासिफिकेशन क्या है, इम्यूनोस्टिलबेंस। क्या है, इम्यूनोस्टिलबेंस, इसका एग्जाम्पल क्या है, कार्बामाजेपिन। तो ये क्या इसके क्लासिफिकेशन है, 1-2 अगर आप याद कर सकते हैं तो ये इसकी क्या है, क्लासिफिकेशन है किसकी, एंटी कन्वल्जेंट की। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है एंटी कन्वल्जेंट ड्रग की, तो ये मालूम है कि ये जो दवाएं हैं ये हमारे ब्रेन पे काम करती हैं, तो उसको क्या करेंगी, डिप्रेस करती हैं, ठीक।
तो दीज ड्रग्स ये जो मतलब एंटी कन्वर्जेंट हैं, ये क्या करती हैं, दीज ड्रग्स स्टेबलाइज सेल मेम्ब्रेन्स एंड सप्रेस द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज इन द सेंट्रल कॉर्टेक्स। तो ये क्या करती हैं, सेल मेम्ब्रेन यानी हमारे ब्रेन के जो सेल हैं, न्यूरॉन है जो भी हैं, तो उनको क्या करती है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको स्टेबलाइज करती है। इसमें होता क्या है, कैल्शियम चैनल और पोटाशियम चैनल, सोडियम चैनल, ये मतलब आगे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते इंटर होते हैं, फिर आउट होते हैं, इन होते हैं, आउट होते हैं, निकलते हैं, आते जाते रहते हैं, तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो उसी को ये क्या करता है, स्टेबलाइज करती हैं दवाएं, ठीक। और क्या करती है, सप्रेस, और सप्रेस करने मतलब ये कि उसको दबा देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। किसको, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो रिलीज हो रहे हैं उनको क्या करती है, सप्रेस कर देती हैं, उनके इफेक्ट को ख़त्म करती हैं, समझ लीजिए। इन दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हमारे जो ब्रेन है उसमें दे मेनली वर्क ऑन गाबा रिसेप्टर। और ये खास तौर से जो गाबा रिसेप्टर होते हैं, अब कई तरह के अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा एम रिसेप्टर, एन रिसेप्टर, तो ऐसे ही गाबा एक रिसेप्टर होता है, इसका मतलब होता है गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। तो जो रिसेप्टर होता है इस पे ये काम करते हैं। ऐसे ही सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल पे ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, उसको स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, ठीक। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक रिक्वेस्ट है कि इससे है कि आप मेरी हेल्प करें। मैं आपसे कोई पैसे की डिमांड करने वाला नहीं हूँ, बल्कि जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत मदद की मेरी, कि अपना पूरा ये स्टूडियो दिया, अपना ये डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं, ये मेरा खुद का नहीं है, किसी और ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने के लिए दिया है और मैं यूज़ करता हूँ आके। ऐसे उनका कैमरा है, पूरी लाइटिंग, सारा कुछ वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो मैं वो हेल्प आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला, सिर्फ 1 मिनट आप यहाँ ऊपर जाइए आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मैं उनके चैनल की लिंक दे रहा हूँ। चैनल का नाम है एंड स्टडी, क्या है, एंड स्टडी, या आप सर्च करिए @एंड स्टडी सर्च करिए, ठीक। यूट्यूब पे जाके आप ये सर्च भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उनको सपोर्ट करिए जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके हम लोग इंडिकेशन पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो दीज ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट वेरियस टाइप ऑफ एपिलेप्सी, जो अलग अलग टाइप की एपिलेप्सी है उनको ठीक करने के लिए दवाएं यूज़ होती हैं। जैसे कि जनरलाइज्ड, उसमें कौन सी आती है, टोनिक, क्लोनिक और पेटिमल, तो ये दवाएं इनको भी ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। ऐसे ही पार्शियल सीजर जो है उसको ठीक करने के लिए आपने पढ़ा, उसमें कि 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही स्टेटस, तो जो भी टाइप के मतलब ये हैं, कन्वल्जन है या एपिलेप्सी है, उस सबको ठीक करने के लिए ये दवाएं क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। अब इनका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, दीज आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लीवर डिसीज, ठीक है। जो लीवर डिसीज़ के पेशेंट हैं, जिनके लीवर में कुछ दिक्कत है, तो उनको ये दवाएं नहीं दी जाएगी। ऐसे ही अगर किसी का कुछ खास टाइप की ब्लड डिसीज़ होती हैं तो उसमें भी इसको हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। ये दवाएं मना है, कुछ खास टाइप की ब्लड डिसीज़ होती हैं तो उसमें नहीं देंगे। ऐसे ही अगर किसी के क्या कहते हैं नैरो एंगल ग्लूकोमा है तो उसमें भी ये दवा नहीं दी जाएगी। अब ये क्या होता है, नैरो एंगल ग्लूकोमा और ओपन एंगल ग्लूकोमा, ये क्या होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर 3 के अंदर बहुत डिटेल से। अब इसके डोजेज हम लोग देख लेते हैं, कितना डोज दिया जाएगा। तो फेनिटोइन, हम लोगों ने सारी दवाएं नहीं ली हैं, बल्कि 4-5 ली हैं जो बहुत ज़्यादा चलती हैं, जो फेमस हैं, ठीक, जो ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो एक क्या है, फेनिटोइन, तो 50 mg से 100 mg टेबलेट इसके आते हैं, ठीक है। तो ये 50 mg से 100 mg क्या है, एक बार में दे सकते हैं। ऐसे ही 50 mg इसकी IV रूट से इसका इंजेक्शन आता है, जो IV रूट से दिया जाता है। एंड शुड नॉट एक्सीड and it should not exceed 50 mg per minute, और 1 मिनट में 50 mg से ज़्यादा नहीं देंगे। इसमें ऐसा होता है कि जब झटके लगते हैं तो फिर थोड़ी सी दवा दे दी, जैसे मान लीजिए 50 mg दे दिया, तो अब फिर झटके लग रहे हैं, तो ये नहीं कि फिर अभी 1 ही मिनट के अंदर दोबारा 50 mg दे दे, नहीं, बल्कि अब थोड़ा सा इंतज़ार किया जाएगा। 5 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद फिर दोबारा दी जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, फेनोबार्बिटन। तो फेनोबार्बिटन के अब ये इसका डोज कितना है, तो इसका 60 mg का ये टेबलेट आता है। तो ये 60 mg आप दिन में 1 से 3 बार जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से दे सकते हैं। और अगर बच्चों को देना है तो 3 से 6 mg पर kg के हिसाब से दिन में दे सकते हैं, ठीक है। पर डे यानी एक दिन में 3 से 6 mg पर kg के हिसाब से, यानी बच्चे का कितना वेट है उसके हिसाब से हम लोग देंगे।
हाँ, इसके बारे में जो फेनोबार्बिटन है, इसके बारे में एक पॉइंट याद रखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इट इज़ द फर्स्ट इफेक्टिव एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, सबसे पहले जो दवा मतलब बनाई गई इफेक्टिव यानी जिसने काम किया। ऐसे नहीं कि दवाएं हो सकता है और बनी हो, रिसर्च हो रही हो तो वो काम नहीं कर रही हो, लेकिन सबसे पहले जो इफेक्टिव दवा बनी है सीजर के लिए तो वो कौन सी थी, ये थी फेनोबार्बिटन। वाज इंट्रोड्यूस इन 1912 यानी 1912 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इट इज़, यहाँ पे इज छूट गया है, एंड इट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी सीजर ड्रग। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी सीजर ड्रग है, यानी ये जितने टाइप के सीजर हैं, चाहे वो जनरलाइज्ड हो, पार्शियल हो, स्टेटस हो, सबको ठीक करने के लिए दवा दी जाती है। तीसरी क्या है, सोडियम वेलप्रोएट। ये सोडियम चैनल में अगर दिक्कत हो रही है तो उसको स्टेबलाइज करने का काम करेगी ये दवा। तो ये कितनी दी जाती है, तो इसका 100 mg से 200 mg इसका टेबलेट आते हैं, ठीक। और ऐसे ही 200 mg पर 5 ml का सिरप भी आते हैं, यानी अगर सिरप 100 mg से 200 mg इसके टेबलेट आते हैं तो 100 mg 200 mg आप इसको पर डे दे सकते हैं। ऐसे ही इसका जो सिरप आता है तो उसके 5 ml के अंदर 200 mg ये होता है, तो अगर 200 mg देना है तो 5 ml आप क्या करेंगे, पिलाएंगे, ठीक है। ये बड़ों में हो गया। और बच्चों में 10 mg पर kg के हिसाब से इन 2 डिवाइडेड डोज, यानी बच्चे की जो एज है वो क्या है, 2 साल है, तो 2 × 10 ये हो जाएगा आपका 20। तो इसका क्या मतलब है, तो ये कह रहे हैं कि अगर 20 mg बच्चे को देना है तो 20 mg एक ही बार में नहीं देंगे, बल्कि 2 डिवाइडेड डोज यानी 10 mg करके उसको क्या करेंगे, बच्चे को 10 mg दे दिया एक बार, फिर जब टाइम हो रहा है तो मान लीजिए 10 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद फिर 10 mg उसको दे देंगे। तो ये मतलब इसका 2 डिवाइडेड डोज में इसको देंगे, ठीक। और तीसरे क्या है, कार्बामाजेपिन। तो 100 mg इनिशियल डोज है एंड ग्रेजुअली इंक्रीज टू 600 to 1200 mg तक, यानी शुरू में इसको क्या करेंगे, 100 mg देंगे, अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं इसको। और एक दिन के अंदर पर डे, यहाँ पे डे आ गया है, पर डे इधर कर लीजिए, एक दिन के अंदर कितना दे सकते हैं, 600 से 1200 mg हम ये दवा दे सकते हैं पर डे इन डिवाइडेड डोज। और ये नहीं कि एक ही बार में 600 mg या 1200 mg दे देंगे, बल्कि आपने देखा ना डिवाइडेड डोज में, यानी जैसे थोड़ा थोड़ा करके देंगे। इट इज़ अवेलेबल इन 100, 200, 400 mg टेबलेट्स। और ये 100 mg का भी टेबलेट आता है, इसका 200 mg का और 400 mg के टेबलेट इसके मार्केट में मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक। तो आज का ये जो टॉपिक था हमारा एंटी कन्वर्जेंट, यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।